फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग, इनसे रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग विशेषकर जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, किस प्रकार से बैंकिंग है, बैंकिंग का शाखा भारत में निर्माण किया गया आरबीआई के द्वारा, जो कमर्शियल बैंकिंग है और पब्लिक सेक्टर का, उसके बारे में आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 60 तक देख लिया था। आइए आगे आज हम लोग देखते हैं 60 से 60 में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का क्या कार्य नहीं है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो आरबीआई होता है उसके कार्य क्या है। तो आरबीआई के निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण कार्य है, पहला कार्य है कि नोटों का निर्गमन करना। निर्गमन का मतलब होता है इशू करना, यानी इशू ऑफ पेपर करेंसी नोट्स, तो नोटों का निर्गमन करना। दूसरा है सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, अर्थात रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं उसके वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करती है। अगला है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, अर्थात रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आरबीआई वो अपने बैंक के लिए करता है, इसका आम ग्राहक से लेना कुछ नहीं होता। अगला है उसका कार्य विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, यानी रिजर्व बैंक रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा के विनिमय दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगला कार्य है साख नियंत्रण। साख का मतलब हो गया क्रेडिट को कंट्रोल करना, यानी वाणिज्य बैंक द्वारा जो निर्मित क्रेडिट किए गए हैं मात्रा और दिशा पर नियंत्रण रखना। उसके बाद है आंकड़ों का संकलन करना। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित कार्य, क्योंकि भारतीय बैंक रिजर्व के कार्य से 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना हो कि उसके कार्य क्या है, इसलिए उसे हम लोग स्टार्टिंग में बता दिए। तो आइए करा कार्य नोट निर्गमन। अभी हम लोगों ने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य है नोट निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है इशू करना, यानी इशू ऑफ पेपर करेंसी। तो यह कार्य है बैंकों का बैंक, बिल्कुल सही है कि बैंकों का बैंक के रूप में भी क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। जिस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहक के लिए करते हैं, यह बैंक के लिए करता है, तो बैंकों का बैंक के रूप में जानते हैं। सरकार का बैंक, अभी हम लोगों ने देखा कि यह सरकार का बैंक के रूप में भी है, सरकारी बैंकर के रूप में, यानी रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकर, एजेंट और उसके वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। यह तीनों क्या है रिजर्व बैंक के कार्य। और चौथा यह जनता का जमा स्वीकार करना, यह इसका कार्य है, वो वाणिज्य बैंक का, जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 में कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, यानी व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख। तो जो व्यापारिक बैंक द्वारा होता है जनित साख, अभी हम लोगों ने देखा साख मतलब होता है क्रेडिट, तो कौन नियंत्रण करता है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार। तो वाणिज्य बैंक जो व्यापारिक बैंक का ही है, वाणिज्य बैंक द्वारा जो भी साख होता है, उसके शाखा होता है, उसको नियंत्रण कौन करता है, ये आरबीआई के द्वारा। यह भी इसके कार्य में था, जिसमें हम लोगों ने देखा था विदेशी विनिमय का नियंत्रण तथा साख नियंत्रण, यानी वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा और दिशा पर नियंत्रण रखता है रिजर्व बैंक अपने साख नियंत्रण उपायों के माध्यम से 3 उद्देश्यों के लिए। किसके लिए यह नियंत्रण रखता है, जैसे विनिमय की स्थिरता, मूल्य स्थिरता और आर्थिक स्थिरता। 3 स्थिरता, कौन कौन स्थिरता के लिए यह साख पर नियंत्रण रखता है, ताकि विनिमय में स्थिरता रहे, मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़े। यह भी ध्यान में रखता है कि अगर मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थिरता उत्पन्न आ जाएगा, तो मूल्य को स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ऊपर के 2 प्रश्न था, जो क्या था, रिजर्व बैंक के कार्य से रिलेटेड था। अब कह रहा है कि करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक का। कहाँ कहाँ जारी होता है आगे हम लोग देखेंगे, नासिक में, देवास में, मैसूर में, साल्बोनी में, ये 4 जगह पर भारत का करेंसी नोट होता है, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कहाँ 20 रुपये का, 50 रुपये का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में, भारत की विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। कह रहा है विदेशी विनिमय, यह भी हम लोगों ने देखा था कि विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक यानी कौन करता है विदेशी विनिमय का, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्या करता है, रिजर्व बैंक रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ताकि क्या हो सके, रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त आंसर होगा। प्रतिरक्षक बोल दे तो कौन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व। नेक्स्ट है 64 में, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। अब कह रहा है केंद्रीय मुद्रा, यानी केंद्रीय मुद्रा के कहने का मतलब देश स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो मुद्रा
कौन जारी करता है? यह जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो नोट जारी करने का है वह मुख्यतः 4 भागों में, फिर टकसाल है वह भी 4 जगह पर है। टकसाल कहाँ कहाँ है? वह मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। तो कौन ये केंद्रीय मुद्रा जारी किसके अधिकार में है? वह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा पद्धति का प्रयोग करता है? वह करता है न्यूनतम निधि पद्धति का। यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट जारी करता है, करेंसी जारी करता है, वह कौन सा पद्धति होता है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 65 में कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? तो केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जितने भी केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन बैंक संपादित? वह भारतीय रिजर्व बैंक। इसका कार्य ही है क्या करना? बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। यानी कि जो आम बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं, वही बैंकों के लिए कौन? रिजर्व बैंक कार्य करता है। अगर बैंकों को जरूरत पड़ा वित्तीय लेन देन पर डे का पैसा का, तो वह आरबीआई से वह कर सकता है तथा उसके कार्यों को, उसके शाखों पर नियंत्रण कर सकता है। तो आरडीए इसका पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में देखा जाए, 6 में कहा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है प्रत्येक वर्ष पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा, क्योंकि क्या है? सर्वेक्षण है प्रत्येक, वो तो वित्त मंत्रालय द्वारा। यह प्रश्न ध्यान में रखेंगे। जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है वह किसके द्वारा? वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? देखिए, शहरी सरकारी बैंक, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है, खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, चलिए इसको रहने दीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको भी खोल सकता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, इसमें भी खोल सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? यह जब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक में, उसी में से इसके 4 भाग हैं। जो अनुसूचित बैंक है, मुख्यतः आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम लोग वो देखेंगे। मुख्यतः जो वाणिज्य बैंक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में वाणिज्य बैंक, जो लेन देन होता है पब्लिक के साथ, तो वह 2 प्रकार के होते हैं। एक शेड्यूल बैंक होते हैं और एक अनशेड्यूल, यानी एक रिजर्व बैंक और दूसरा क्या होता है? अनरिजर्व बैंक। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वही जो रिजर्व बैंक होता है, शेड्यूल बैंक, वह जिसको अनुसूचित बैंक कहते हैं, उस अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में कौन आते हैं? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। और जो गैर अनुसूचित है उसके अंतर्गत में कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग सहकारी बैंक, सहकारी है या कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत मुख्यतः 3 ही बैंक आते हैं। और बाकी जो अभी एसबीआई, जितने भी हम लोग लेन देन जनरली जो हम लोग का अकाउंट रहता है, वह किस में रहता है? वह शेड्यूल्ड बैंक में होता है। शेड्यूल्ड बैंक को दूसरे भाषा में आप क्या कह सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा? किसी बैंक में कोई व्यक्ति, तो आरबीआई में कोई भी आम पब्लिक अपना खाता नहीं खोल सकता, क्योंकि इसका आम पब्लिक से कोई भी लेन देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखेंगे। 68 में कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन क्या होता है? आरबीआई से नहीं होता है। तो देखिए, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अभी तो आपको मालूम होगा, जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे हटाकर क्या कर दिया गया? केंद्र शासित राज्य बनाया गया। लेकिन केंद्र शासित राज्य के बनाने से पहले इसकी कुछ ध्यान में रखना होगा, इसके पॉइंट को। हो सकता है प्रश्न अभी भी पूछ दिया जाए नॉलेज के लिए। तो क्या था कि जम्मू कश्मीर बैंक जो था, जम्मू कश्मीर बैंक के रूप में ही जाना जाता था, वह राज्य सरकार के अधीन था। वहाँ का जो बैंक था वह राज्य सरकार के अधीन था। तो जम्मू कश्मीर बैंक में राज्य के सचिव के पास जो कितना फीसदी था? राज्य के सचिव के पास 55% था, और राज्य सरकार के वित्त विभाग के पास लगभग 3 पॉइंट समथिंग फीसदी हिस्सेदारी था। इस तरह से वह बैंक का वहाँ क्या हो रहा था? संचालन हो रहा था। तो बैंकों का अब वित्तीय मदद वहाँ से जो बैंक का था उसका वित्तीय मदद राज्य सरकार से मिलता था। लेकिन जैसे ही जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया, कब हटा दिया गया? यह भी प्रश्न बन सकता हुआ 31 अक्टूबर 2019 को विशेष राज्य का दर्जा से हटाकर क्या कर दिया गया? इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से इसका नियंत्रण आरबीआई के पास में आ गया। लेकिन पहले क्या था? इसका जम्मू कश्मीर का आरबीआई से लेना नहीं था। वह जो हिस्सेदारी था वह किसके पास था? राज्य के सचिव के पास। और किसके पास था? ये वित्तीय राज्य सचिव के वित्तीय सचिव विभाग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। क्या है उसका जो मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट करना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नीति के जो उद्देश्य हैं, मुख्यतः जो इसके उद्देश्य हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्या है, यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य है कि जो आर्थिक विकास है उसको प्रोत्साहित करना। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट करना, यह भी है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना, यह भी इसका क्या है, कार्य है कि क्या कर सके, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रह सके, क्योंकि यह महंगाई को क्या होता है, बढ़ने नहीं देता, उसे कंट्रोल करने के पक्ष में होता है। तो यह हो जाएगा दबाव को नियंत्रण करना। सामाजिक न्याय सुनिए, यह सामाजिक न्याय से इसका कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो ऊपर के तीनों जो प्रश्न है वह सही है। वांछनीय का मतलब देखिए आपको ध्यान में रखना, डिजायरेबल यानी आकर्षक होता है, वही होता है सीधा क्रेडिट करने के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में करा, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। पहला क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कह रहा है, यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही बात है, यह बैंकों का बैंक है तो शीर्ष बैंक के रूप में हम कह सकते हैं। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, यह भी कहना सही है कि यह क्या करता है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने में इसका अहम भूमिका है। मुद्रा आपूर्ति के साथ साथ क्या करता, आर्थिक आपूर्ति को भी, और कौन कौन सा आपूर्ति देखे थे हम लोग, ये आर्थिक मूल्य को, ये सभी को वह ध्यान रखता है, उसकी स्थिरता को। तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। चलिए इसको रहने दीजिए, ऐसा तो कहीं नहीं मिला है कि वह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है और जो गरीब रहता है या उस योग्य रहता है उसको नहीं करता है। या नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मेंटेन आम पब्लिक से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल गलत हो गया। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण बिल्कुल करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से यह नोटों को निर्गमन कर क्या करता है, उसके नियंत्रण को ध्यान में रखता है। उसके बाद बैंकों का शीर्ष के रूप में भी कार्य करता है। यह नाबार्ड के द्वारा कार्यों का निरीक्षण भी करता है। नाबार्ड क्या हो गया, नाबार्ड हो गया ग्रामीण को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर में सुधार के लिए जो ऋण उपलब्ध करता है वही हो गया नाबार्ड। तो ये नाबार्ड का बैंक, इसकी स्थापना किसकी कब हुआ था, 1982 में, यह भी ध्यान में रखेंगे, शिवरामन समिति की अध्यक्षता पर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका पर्याप्त आंसर होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि लेखा वर्ष की अवधि क्या है। आरबीआई का पहले जो लेखा वर्ष का अवधि था वह जो था जून जुलाई था, लेकिन जून जुलाई से भी पहले की बात है तो उसका बात किया जाए तो सबसे पहले क्या था, मतलब स्टार्टिंग के बात कीजिए, जब आरबीआई का गठन हुआ था तब उस समय जो इसका था लेखा वर्ष था, यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, उस समय उसकी जो लेखा जोखा रहता है वह जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहता है। उसके बाद फिर परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब 11 मार्च 1940 ईस्वी को अपना लेखा जोखा फिर उन्हें क्या करता है 1940 ईस्वी में, फिर इसका क्या हो जाता है, जुलाई से लेकर जून तक इसका लेखा जोखा हो जाता है। उसके बाद फिर परिवर्तन होता है, यानी 2020 में इसका जो क्या क्या आता है, इसका जो लेखा अवधि रहता है वह क्या हो जाता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये उसका अभी कहा है लेखा अवधि, अप्रैल से मार्च तक। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है जो इसके पहले जो 20 वाला था, 2020 वाला जो होगा, क्योंकि 2020 से तो लागू ही हुआ, तो वह तो क्या हो गया, जून जुलाई था, जून से तो स्टार्ट ही हुआ, तो वह कितने वर्ष का वित्तीय लेखा होगा, वह 9 वर्ष का। तो प्रश्न ये भी बन सकता है 9 महीने का। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा हाल ही में लेखा वर्ष था जो 9 महीने का रहा, तो क्या हो जाएगा 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग समझना होगा कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि कोई भी जो बैंक है तो रिजर्व बैंक के पास, निर्गमन विभाग के पास जो उसके पास है, किस प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए, तो उसमें से कितना होना चाहिए स्वर्णकोष, वह 115 करोड़ होना चाहिए, और बाकी जो 75 करोड़ है वह क्या होना चाहिए, वह कैश के रूप में होना चाहिए। यही इसके निर्गमन का है, तो ध्यान में रखिएगा। स्वर्णकोष कितना होना चाहिए, स्वर्णकोष होना चाहिए 115 करोड़ होना चाहिए, और बाकी जो बच गया 75 नहीं 85 करोड़ वह क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
के रूप में होगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के बराबर उसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया गया था? वह 1955 ईस्वी में। आपको मालूम होगा कि एसबीआई को एसबीआई नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक को 1955 से पहले 1955 इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? हाँ, इंपीरियल बैंक की स्थापना है ना, तो 1955, यह तो सही है। 1955 के बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना एसबीआई थी रिजर्व बैंक में होता और 1921 हो जाएगा। देखिए अब आपको समझिए, सबसे पहले इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। यह मुख्यतः क्या रहता है, जो पुर्तगाली आते हैं, ईस्ट इंडिया आते हैं, वही इसका स्थापना करते हैं बैंक का। उसमें से मुख्यतः इंपीरियल बैंक 1921 में बनता है। इसमें कौन कौन सा बैंक का विलय होता है, ध्यान रखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मैसूर, यही होता है। 3 से 4 बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना की जाती है 1921 ईस्वी। फिर इसके आज़ादी के बाद ठीक इंपीरियल बैंक 1955 ईस्वी में उसको चेंज कर क्या चीज़ के नाम से आना था, भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में नाम से आना था। अगर भारतीय रिजर्व पूछता तो 1955 और इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछे तो 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 में 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। बाकी अन्य सभी जितने भी होता है 10 रुपया यानी 1 रुपया को छोड़कर, इसमें जो क्वेश्चंस मेन रूप से होता है, कभी कभी पूछ देता है 1 रुपये के नोट पर किसका होता है, वह वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। बाकी 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आरबीआई गवर्नर हो जाएगा। अगर 1 रुपया रहता तो क्या हो जाता, वित्त सचिव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में कह रहा है निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। बताइए कि कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन निर्णय लेता है? तो वह लेता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, वह आरबीआई निर्णय लेता है। अब आपको मन में हो रहा कि ये मौद्रिक नीति होता क्या है, क्यों लिया जाता है? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या क्या था कि रिजर्व बैंक के जो कौन कौन सा कथन सही है, जो शीर्ष बैंक के रूप में, मुद्रा आपूर्ति के रूप में, नाबार्ड के कार्यों के रूप में। तो ये उसके क्या करता है, जो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है इसका मुख्य रूप से होता है कीमतों को में अस्थायित्व प्रदान करना, यानी प्राइस स्टेबिलिटी करना। जो हम लोग देखे थे उसमें प्राइस को स्टेब्लिश्ड करना। उसके बाद क्या था, जो 69 क्वेश्चन में देखिए, 69 क्वेश्चन जो था उसमें से थोड़ा इसकी चर्चा हुई थी। तो ये यही था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या उद्देश्य नहीं है, तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यह इसका मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है। वांछनीय दिशा में यानी आकर्षक रूप में, फिर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित, यह इसी का कार्य है। क्या करना कि कीमतों को अस्थायित्व करना, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति दोनों पर नियंत्रण बना रहे। तो वही क्वेश्चंस कर रहा है 74 में। आइए, कर रहा है कि मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता, किसके बारे में निर्णय लेता, आइए कौन निर्णय लेता? तो इसका बस एक ही का अधिकार है, भारतीय रिजर्व बैंक का। अब निर्णय लेता है, क्यों लेता है? तो कीमतों को अस्थायित्व करने में, विनिमय दर में अस्थायित्व करने के लिए, और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में, आर्थिक विकास में, आय में स्थिरता के लिए, ये सभी के लिए क्या कहता है, मौद्रिक नीति जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उसको उद्देश्य होता है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? अब मध्य प्रदेश में जो करेंसी का जो प्रिंटिंग प्रेस है वह देवास में है, और अन्य 3 जगह पे कहाँ पे वह भी ध्यान में रखेंगे। देवास तो मध्य प्रदेश में हो गया, नासिक हो गया, कहाँ, महाराष्ट्र में, मैसूर में, कर्नाटक में, साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। ये 4 जगह है जहाँ पे करेंसी नोट का प्रिंटिंग होता है। कौन कौन? देवास हो गया, नासिक हो गया, मैसूर हो गया, और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 में कह रहा कि भारत में 20 रुपये एवं उससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई कहाँ होती है? अब आपको ध्यान में रखना होगा, जो करेंसी देवास है, इस देवास में 20 रुपये के साथ साथ में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोटों का यहीं पे छपाई होता था। कौन कौन? 20, 50, 100 और 500। और आपके माइंड में पूछ रहा हो कि बाकी अन्य नोटों का कहाँ होता था? तो बाकी अन्य नोटों का जो बच गया वह होता था नासिक में। अब नासिक में क्या क्या होता था? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, अब बाद में 50 रुपये का भी होने लगा, फिर 100 रुपये का होने लगा। ये 50 और 100 रुपये बाद में इसको जोड़ा गया। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर इन नोटों का छपाई होता है। और आपको बता दें, एक सबसे
मज़ेदार बात है, जो करेंसी नोट देवास में बनता है उसकी स्याही का उत्पादन वहीं हो जाता है, मध्य प्रदेश में ही होता है। तो यह एक रोचक बात है, हो सकता है कभी कभी पूछ दें, लेकिन जो नोट जो बनाया जाता है जिसमें स्याही की आवश्यकता होती है वह कुछ आयात किया जाता है, लेकिन जो देवास में बनता है वहाँ के जो स्याही वहीं उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में करता है, भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित रहती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय करेंसी नोट पर टोटल 17 भाषाएं रहती है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है पिछली भागों पर, पिछली भाग पर वह 15 भाषा रहता है। एक हो गया हिंदी अंग्रेजी जो आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अब आपको अभी चर्चा किए थे कि जो भारत में क्या होता है, जो मुद्रा का नोट जारी किया जाता है कौन सा पद्धति के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम निधि पद्धति। तो आपके माइंड में उठा होगा कि इस ऑप्शन में तो न्यूनतम निधि विधि कहीं भी नहीं है, तो निधि का मतलब ये होता है क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो निधि का मतलब तो वही हो गया, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भी इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, मिनिमम रिजर्व पॉलिसी सिस्टम, इसी के द्वारा अपनाया जाता है। और आपको यह भी एक बात ध्यान में रखना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ से अधिक रुपए का नोट जारी नहीं कर सकती, यह भी एक प्रावधान है। तो हो सकता है आपको प्रश्न अगर यह पूछा तो वह भी पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितना पैसा नोट जारी कर सकता है, 10,000, 20,000, 5,000 करोड़, तो क्या हो जाएगा 10,000 करोड़ जारी कर सकता एक वित्तीय वर्ष में, किस अधिनियम के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। करा कि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। अब बताइए कि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन नहीं, वे सभी वाणिज्य बैंक है जो सभी भारतीय मुद्रा व्यापार के अंग हैं। तो अब वाणिज्य बैंक, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि आप ये वाणिज्य बैंक क्या बोल रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो वाणिज्य बैंक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं और एक क्या होते हैं, उसको आप बस कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक को दूसरा हम लोग कह सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक, यानी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो वही अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में वे सभी कॉमर्शियल बैंक आ जाते हैं, जो इसमें आईडीबीआई है, आईसीआईसी है, यूटीआई, ये सभी क्या हैं, जो है भारतीय मुद्रा व्यापार के अंग है। क्योंकि यहाँ पर जनता अपना क्या कर सकते हैं, मांग जमा, बचत जमा, सब प्रकार के खाते खोल सकते हैं। और आरबीआई क्या है, भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, वह बैंकों के मुद्रा का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में करा, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक को सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक, यानी अब आपके माइंड में, अब देखिए, अब थोड़ा समझिए कि जो बैंक होता है, बैंक, भारतीय बैंक मुख्यतः दो प्रकार के होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। उसी को हम लोग कहते हैं वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, या फिर आम भाषा में बैंक बोलिए, भारतीय बैंक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक, और दूसरा होते हैं गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं, कॉमर्शियल बैंक आ गए। कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक सेक्टर हो गया, रीजनल सेक्टर हो गया और प्राइवेट सेक्टर, वे सभी जो हैं वो किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, वो सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि सबसे अत्यधिक वाणिज्य बैंक की शाखाएं कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह है उत्तर प्रदेश में। सबसे अत्यधिक वाणिज्य बैंक कहाँ है, वह है उत्तर प्रदेश में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक कौन होता है। राष्ट्रीयकरण के पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम था। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब भारतीय स्टेट बैंक हो गया, वह 1955 ईस्वी के बाद क्या हो गया, इंपीरियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। अब पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1921 ईस्वी। अब पूछेगा इसमें कौन कौन सा बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ बनाया गया था। तो बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को मिलाकर विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह भी आपको अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होता है, वह 1955 ईस्वी में होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बताइए कौन सा है।
तो सबसे अत्यधिक व्यापारिक बैंक वह एसबीआई का है। क्यों एसबीआई का है? क्योंकि हाल ही में जो इसका रिपोर्ट आया है, इसका जो शाखा भी पूरा 24,000 शाखा है पूरे भारत में। तो स्टेट बैंक देश का पहला वाणिज्य बैंक है जिसे नाबार्ड के द्वारा भी सहायता प्रोन्नयन संस्था का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसबीआई। नाबार्ड क्या है? अभी हम लोगों ने बताया था, जो ग्रामीण और उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाता है वह नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब होता है? यह स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में किया जाता है, 1981 में पेश किया जाता है, 1982 में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा मुंबई में स्थित है, 85 का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ यू ऑल द बे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो विथ यू ऑल द बे कौन सा बैंक का है? यह है भारतीय स्टेट बैंक का। तो ध्यान में रखेंगे, विथ यू ऑल द बे यह विज्ञापन का पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 में चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो ये चमकता हुआ सितारा है बैंक ऑफ इंडिया का। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। वह है अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा खोला गया है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके माइंड में उठा होगा कि क्या और भी ऐसे भारतीय बैंक हैं जो विदेशों में हैं? तो हाँ, वह भी प्रश्न आ जाएगा कि कौन ऐसा बैंक है जिसके सबसे अत्यधिक शाखा विदेशों में है। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट है 8 में, कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक का अनुषंगी संस्था? अनुषंगी मैंने सब्सिडरी संस्था, यानी उसका एक पार्ट है कैनाफीना। तो कैनाफीना किसका है? वह केनरा बैंक का है। किसका हो जाएगा? केनरा बैंक का है अनुषंगी संस्था, यानी सब्सिडरी संस्था बोलिए, उसका संबंध, उसका साथ संबंध है। छोटा बैंक, उस छोटा नहीं कहिए, उसका एक अलग भाग है, उसके साथ का है, सब्सिडरी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में देखिए, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय जो बैंक है सबसे अत्यधिक जो शाखाएं हैं यह यूके में है। ऐसे भी आप प्रश्न से आधार पर कह सकते हैं कि यूके हमारे देश पर सबसे अधिक 200 वर्षों तक शासन किया, उसका उपनिवेश रहा है। तो क्या होना चाहिए? यूके ही होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर। इसका नहीं, वो आगे है, जो सबसे ज़्यादा भारत में बैंक है वो अभी यूके का ही है। ये भी आपको आगे देखने का। भारतीय बैंक कहाँ अधिकतम शाखाएं? वह यूके में है। और भारतीय बैंक भारतीय जगह पर भारत में कौन सा देश का सबसे ज़्यादा शाखा है? तो वह भी आगे यूके का ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 में, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेश से? आगे है ना, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का? तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। यह कहाँ का है? यह यहाँ का है, ब्रिटेन का ही है, यूके का ही है। इसका हेडक्वार्टर लंदन है स्टैंडर्ड चार्टर का। तो ध्यान में रखेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर का भारत में सबसे अधिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में देखिए, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? ये भूमि विकास बैंक है क्या? लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो यह जो लैंड डेवलपमेंट बैंक था, इसकी स्थापना मुख्यतः भारत की आज़ादी के पहले ही किया जाता है। इसका नींव रखा जाता है मद्रास प्रांत में 1929 ईस्वी में। इसे पहले केंद्रीय भूमि बंधक बैंक के रूप में जाना जाता था। फिर आज़ादी के बाद में इसमें परिवर्तन का इसका नाम भूमि विकास बैंक हुआ। मुख्यतः यह क्या करता है? जो कृषि संपत्ति के आधार पर यह क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। किस आधार पर? इसका कार्य क्या होता है? इसमें होता है, चूँकि यह जो बैंक होता है भूमि परिसंपत्तियों को क्या कर रख कर या बंधक रख कर उसको ऋण देता है। यही होता है भूमि विकास बैंक का कार्य, कि आपके भूमि या परिसंपत्तियों को रखकर क्या करता है? हुआ ऋण देता है। तो दीर्घकालिक ऋण कृषकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में देखिए, 93 में क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ बनाया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम वह केरल के कोच्चि में बनाया गया था। उस समय जब इसकी बनाया गया था तो उसके जो एसबीआई के महाप्रबंधक अशोक कौन कौन थे? ध्यान से देखिए, अशोक के किन्नी थे, वही इसके उस समय उप महाप्रबंधक एसबीआई के थे। उन्हीं के द्वारा सबसे पहला केरल में कोच्चि में तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया जाता है। और तैरता हुआ एटीएम की बात आती है तो आपके माइंड में उठ रहा हो क्या डाकघर भी है? तो बिल्कुल डाकघर भी है तैरता हुआ, वह जम्मू कश्मीर में स्थापना किया गया है, पोस्ट ऑफिस तैरता हुआ। नेक्स्ट है डल झील में 94 में देखिए, ग्रामीण विकास बैंक ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक। करा ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। क्यों बैंक है? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो नाबार्ड है वह मुख्य रूप से ग्रामीण को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या करता है? ऋण उपलब्ध करवाता है। तो वह बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अध्यक्षता पर
सिफारिश पर 1982 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बैंक और ग्रामीण विकास बैंक, यही नाबार्ड का फुल फॉर्म है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो वह हो जाएगा शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1981 में पेश किया गया, 1982 में स्थापना हो गया। तो उस समिति कब आता है? 1979 में यह समिति आता है, फिर उन्हीं के अनुशंसा पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। अब आपके माइंड में लोकलेखा समिति, लोकलेखा क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आपको पता ही होगा, जो गठन किया जाता है राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपोजिट शादी की वो विपरीत होते हैं, विपक्ष दल के नेता होते हैं, वह उसके हेड होते हैं। नरसिम्हा समिति क्या था? नरसिम्हा समिति मुख्यतः बैंकों के सुधार को लेकर आया था। यही नरसिंह समिति के आधार पर बैंकों को मुख्यतः 4 वर्गों में, जो बैंक की जो कार्यपद्धति 4 भागों में बांटा गया था। फिर वाणी समिति क्या? आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? अभी आपके माइंड में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना अभी हम लोगों ने देखा था कि 1982 में किया जाता। अब आप याद करिए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था। याद नहीं आ रहा तो शुरू से आ जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61, तृतीय परियोजना 61 से 66, फिर 3 वर्ष गैपिंग, तो फिर 69 से लेकर 74 तक, फिर 74 से लेकर 78 तक, यह 4 साल तक चलेगा, क्योंकि एक वर्ष इसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, गैपिंग कर दिया जाता है। और फिर 1980 से 85, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो अब आपके माइंड में आ गया क्या? राष्ट्रीय आवास बैंक। तो यह किसका नियंत्रण है? तो यह है राष्ट्रीय आवास है ना, तो राष्ट्रीय आवास बैंक पर किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। देखिए क्या है कि 1988 में यानी 1988 ईस्वी में क्या किया गया है? इसकी स्थापना किया गया है। तो यह मुख्य रूप से किसका? भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में इसको 1988 में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्य क्या है? देश में जो आवश्यकता के आधार पर क्या करना? आवासीय संबंध में, यानी देश में जो आवासीय संबंध में आवश्यकता के आधार पर वित्तीय ऋण उपलब्ध करवाना, यही इसका कार्य है। तो किसका है नियंत्रण उपक्रम? है भारतीय रिजर्व बैंक का, जो क्या हो गया 1988 ईस्वी में आ गया अस्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई में। नहीं सॉरी, गलती हो गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, भारतीय लघु उद्योग मुख्यालय, यह उद्योग जो है उद्योगों को अल्पकालिक, यानी जो उद्योग होता है उसको अल्पकालिक, इसी देखिए यही है क्या है? सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक। तो यानी जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके लिए हुआ क्या करवाना? ऋण को उपलब्ध करवाना। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय यह लखनऊ में है, तो ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है? सिडबी की स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 होते हैं, ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 में, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब क्षेत्रीय बैंक होता क्या है? मुख्यतः थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि देखिए मैटर क्या है। पहले हम लोग समझेंगे कि जो वाणिज्य बैंक होता है, वाणिज्य बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो वाणिज्य बैंक आम भाषा में जो हम लोग कह सकते हैं बैंक होता है, तो वह बैंक जो हमारा उसको 4 पत्ती में विभाजन किया गया है। 4 पत्ती नहीं, 2 पत्ती में। कौन कौन? एक अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो वही अनुसूचित बैंक का एक भाग है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अनुसूचित बैंक कौन होते हैं? अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अधिनियम के 2वीं अनुसूची में शामिल होते हैं। और गैर अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अनुसूची में शामिल नहीं होते, वो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। और अनुसूचित बैंक होते हैं जो अपना कैश रिजर्व रेशियो होता है वह किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। लेकिन जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वह कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नगद क्या बोलिएगा उसको? नगद आरक्षित अनुदान या सांविधिक नगद कोष, वह क्या होता है? जो गैर अनुसूचित बैंक होता है वह अपने पास रखना होता है, और जो अनुसूचित बैंक होता है उसको आरबीआई के पास रखना होता है।
और जो अनुसूचित बैंक होता है वह क्या कर सकता है, आरबीआई से दिन प्रतिदिन, डे पर डे, मंथली, ईयरली लेन देन कर सकता है, जिस प्रकार से ग्राहक बैंक के साथ करता है। जरूरत पड़ेगा तो आरबीआई से ऋण भी ले सकता है, उसको ऋण भी दे सकता है। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक को आरबीआई क्या कर सकता है, डे पर डे उसको ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा उपबंध किया गया कि आरबीआई अनुसूचित गैर अनुसूचित बैंक को देगा। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक भारत में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, अब नहीं के बराबर हैं। तो गैर अनुसूचित बैंक में कौन आते हैं, मुख्यतः कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वह गैर अनुसूचित, जिसे हम लोग सहकारी बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के ही कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। और बाकी जितने भी हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक, रीजनल बैंक, प्राइवेट बैंक, वो सभी अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में, शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं, उसके अंतर्गत में आते हैं। तो उसी के अंतर्गत में क्या है, यह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है। जो अनुसूचित बैंक होते हैं यानी शेड्यूल्ड बैंक, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में कॉमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने भी बताया कौन कौन आता है, पब्लिक सेक्टर, रीजनल सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सभी अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में आते हैं। तो यही जो है भारत में जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक के स्वामित्व के अनुसार 5 अलग अलग समूहों में उसको वर्गीकृत किया गया। पहला किस में वर्गीकृत किया गया, एसबीआई के रूप में किया गया। दूसरा क्या किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में। और तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में। तो वही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछ रहा है। तीसरा वो जो बांटा गया है ना, उसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में, या चौथा विदेशी बैंक के रूप में, और पाँचवा अन्य विदेशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में बांटा गया था। ये 5 प्रकार से किसको बांटा गया है, अनुसूचित बैंक को मुख्यतः बांटा गया है। तो उसी में से एक होता है गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक जो है वह जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय क्षेत्रीय बैंक, वह 2005 में उसकी संख्या 196 थी। फिर अभी जो 2018 में इसकी संख्या कितना हो गया, 2018 में यह 56 हो गया। लेकिन अभी 2020 में हाल ही में इसकी संख्या मात्र कितना पहुंच गई, यह 38 हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर नया डाटा दे दे, ऑप्शन में 38 दे दे, तो उसका जवाब 38 होगा। इसमें 38 नहीं है, तो 2018 के अनुसार 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 में, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, सिक्किम और गोवा ऐसा है जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। अब बताइए, अब आप इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा। पहला है राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत बैंक। अभी हम लोगों ने बताया कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह वाणिज्य बैंक के अंतर्गत में आते हैं। तो वाणिज्य बैंक ऑप्शन एक ही है। जो हम लोग देखे थे, वाणिज्य बैंकों का विभाजन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन, एक अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं और गैर अनुसूचित को नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं। तो सिर्फ वाणिज्य बैंक है तो वाणिज्य बैंक इसका पर्याप्त हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में रहता कि अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, तो क्या सही मारते, अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में इसका डाटा सही होता। अगर उसमें भी पूछ देता कि गैर अनुसूचित में निम्नलिखित में से किस में आते हैं, तो क्या हो जाता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 में, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। तो केलकर समिति जब आया था वह 1987 से क्या किया, नए बैंकों की सिफारिश नहीं करने की ध्यान में रखता है। मतलब ग्रामीण बैंक का स्थापना नहीं होता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो इसके कारण ना क्या हो गया, अब घटते घटते 2020 में डाटा कितना पहुंच गया, मात्र 38 हो गया। वही 2018 में 56 था और 2005 में 196 बैंक था। तो कौन सा समिति लेकर आया उसको, वह केलकर समिति की अध्यक्षता पर क्या हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना वो धीरे धीरे उसको विलय कर करके उसको एक में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 में, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है। तो इसकी स्थापना क्या कब होती है, शायद 21 मार्च 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। मुंबई नहीं है, सॉरी, कोलकाता है, आप माइंड से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 में, नरसी समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी। अब नरसी समिति, अब देखिए नरसी समिति आता कब है, यह नरसी समिति मुख्य रूप से 1991 में आता है, यानी 1991 ईस्वी में नरसी समिति आता है। और मुख्य रूप से जो इसका सुधार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होता है। तो अब वह अपना क्या करता है, जब वह कमेटी आता है तो वह बैंकिंग क्षेत्र में जो होता है वह 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना पर विशेष जोर देता है, उसको पालन भी करता है। कौन कौन 4 स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर, यही इसका अनुशंसा देता है 4 स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय करने की संतुति कौन देता है? यह खुसरो समिति के द्वारा यह दिया जाता है कि उसके प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दिया जाए। तो अब कितना हो गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वह कितना बच गया है? यह मात्र 2020 के अनुसार 38 हो गया है और 2018 के अनुसार 56। अगर ऑप्शन में 56, 38 और 196 दोनों रहेगा तो 38 मारिएगा, अगर 38 नहीं रहे तो 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक सीमित है? कह रहा कौन से संस्था का संबंध कृषि और ग्रामीण वित्त तक? तो नाबार्ड का, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो नाबार्ड का जो स्थापना किया गया मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना था। ये नाबार्ड का कार्य है, जिसकी स्थापना कौन सा समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में किया गया। फिर 107 में नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है? क्या राष्ट्रीय कृषि और विकास संस्था है? चलिए आगे पढ़िए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास, ये दोनों है ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप दूसरा सोच सकते। 108 में फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जिस प्रकार से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उसी प्रकार अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वह फेडरल बैंक है, वहाँ के बैंकों का बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। तो इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मुद्रा है वो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न था, जिसमें से आज हम लोगों ने जाना कि बैंक किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि बैंक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, जो दूसरे भाषा में कमर्शियल बैंक के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरा अनुसूचित गैर अनुसूचित बैंक, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक के रूप में भी जाना जाता। तो उसका हम लोगों ने देखा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा। फिर आरबीआई के द्वारा जो मुद्राएं जारी किए जा रहे थे, जो उसका उद्देश्य था, कुछ कार्य था, उन सभी से प्रश्न पूछे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कुछ कमेंट या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और कमेंट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।